गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। तो लास्ट के वीडियो में हम लोग ने सेक्शन फार्मूला पे क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना, कुछ क्वेश्चन किए थे। तो चलिए बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला पे, है ना। तो कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन आपका राइट डाउन किया हुआ है यानी रिटन है, क्या है? द थ्री वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर आर -1, 0, 3, 1 एंड 2, 2। अच्छा, तीन वर्टेक्स दिया हुआ पैरेललोग्राम का बच्चों, क्या दिया हुआ है? तीन वर्टेक्स पैरेललोग्राम का दिया हुआ है। तो फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। हमें फाइंड आउट करना है बच्चों कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। चलिए देखिए कैसे फाइंड आउट होगा, है ना। देखिए तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे, है ना। एक रफ फिगर आइडिया बना लेते हैं, ए बी सी डी, है ना। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लें। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या है, लेट ए का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग -1, 0। बी का वैल्यू ले लेते हैं हम 3, 1। सी का वैल्यू ले लेते हैं 2, 2, है ना। आपको निकालना है फोर्थ डी। इसको एक सेकंड के लिए मान लिया x, y। डी को क्या मान लिया बच्चों हम लोग? x, y। आपको फाइंड आउट क्या करना है? डी आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, यानी ABCD पैरेललोग्राम का वर्टिसेस आपका क्या है? A B C D है ना। तो करना क्या है आपको निकालना है फोर्थ वर्टेक्स। फोर्थ वर्टेक्स यानी कि D निकालना है। फोर्थ वर्टेक्स निकालने का मतलब क्या निकालना है बच्चों? डी निकालना है। तो इसमें हम लोग पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे क्या करते हैं बच्चों? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करने का मतलब अगर हम इस डायगोनल को मैच कर दें, इसको वो लिख दें, तो पॉइंट वो है OD और OB को सेम पार्ट में भी डिवाइड करेगा और AC में OC और AC को भी सेम पार्ट में डिवाइड करेगा। यानी कि जो ये वो पॉइंट है, ये O पॉइंट AC का मिड पॉइंट होगा, साथ ही साथ यही O पॉइंट BD का भी मिड पॉइंट होगा, है ना। साथ ही साथ यही O पॉइंट BD का भी मिड पॉइंट होगा, AC का मिड पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का मतलब एक दूसरे को हाफ बराबर भाग में बांटते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक बहुत अच्छा चीज निकल गया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना कि लेट हम लोग कंसिडर क्या किए हैं? डायगोनल AC को कंसिडर किए, डायगोनल AC को कंसिडर किए, तो O इज मिड पॉइंट। क्या AC डायगोनल में वो हमारा क्या हो रहा है? मिड पॉइंट हो रहा है। तो क्या हम मिड पॉइंट का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो मिड पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा? O का जो वैल्यू होगा उसमें x का जो वैल्यू होगा, यानी यहाँ पे जो x का जो वैल्यू होगा वो x क्या होगा हमारे पास? -1 -2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1/2। और जो y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा 0 + 2 1 हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, अगर नहीं तो चलिए हम पहले फॉर्मूला डिनोट कर देते हैं। x1 + x2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हो गया और y इक्वल टू y1 + y2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हो गया, है ना। तो इसका नाम चेंज कर देते हैं एक सेकंड के लिए। इसका नाम दे देते हैं x1 y1। डी का नाम क्या दे दिए बच्चों? x1, y1। अब ज्यादा अच्छा है। तो O का जो पॉइंट निकला, O निकला हमारा AC से। चूंकि AC का मिड पॉइंट है O, चूंकि AC का मिड पॉइंट है O, तो O को हम मिड पॉइंट फार्मूला से हम x का वैल्यू निकाल लिए। O का कोऑर्डिनेट ये क्या है? ये किसका कोऑर्डिनेट है? O का कोऑर्डिनेट है कि x1 + x2 डिवाइड बाई 2 तो -1/2 इक्वल टू 1/2। अच्छा, y1 + y2 डिवाइड बाई 2 तो 0 + 2 इक्वल टू 2/2, है ना। देखो यहाँ से AC का मिड पॉइंट निकाल लिए। तो O पॉइंट आ गया बच्चों, O आ गया आपके पास 1, 2, ये आपके पास क्या आ गया बच्चों? O आ गया। कोई खास दिक्कत नहीं। अब डायगोनल BD की बात करते हैं। डायगोनल BD में O इज ऑल्सो मिड पॉइंट। इसमें भी तो हमारा मिड पॉइंट ही ना कंसीडर होगा, इसमें भी तो हमारा मिड पॉइंट कंसीडर होगा। तो अगर हम x का बात करें तो इसका x और इसका x तो दोनों बराबर ही हो जाएगा बच्चों। ये जो पॉइंट O है ये तो दोनों के लिए सेम होगा ना। ये जो पॉइंट O है ये दोनों के लिए क्या होगा? सेम होगा। तो जो O का जब हम वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे x का जो वैल्यू निकालेंगे, ये O का x है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं O का x, y। ये x, y से हम O का कोऑर्डिनेट डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो x का जो वैल्यू होगा बच्चों, ये दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, यानी कि x1 + 3 डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा ना। ये जो x का वैल्यू होगा वो x1 + 3 डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा। तो x1 ये x का तो वैल्यू हम लोग पहले से ला चुके हैं, क्योंकि O का तो कोऑर्डिनेट हमको पहले से पता है। O का कोऑर्डिनेट हमें पहले से पता होगा, कोऑर्डिनेट कितना 1/2। यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे, x1 + 3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल,
1 माइनस 3 इक्वल टू x1, यानी कि -2 इक्वल टू x1। x1 का वैल्यू क्या आ गया? -2। अच्छा, उसी तरह से अगर हम y का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, y1 का वैल्यू, तो y1 का वैल्यू हो जाएगा क्या हमारे पास, यानी y इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू, सर इस y का वैल्यू होगा इसका प्लस इसका डिवाइड बाई 2, है ना। ये जो मिड पॉइंट है सर, ये y हमारा क्या है? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, है ना। तो देखो लिखे हैं हम लोग, है ना, कि y1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। बता रहे हैं सबको समझ में? कॉन्सेप्ट ये रखना बच्चों, जब भी मिड पॉइंट निकालना, तो ध्यान देखो, जब भी मिड पॉइंट निकालना है तो आपके पास 2, 3 दिया हुआ है या 4 या 5 दिया हुआ है, तो हमेशा अगर मिड पॉइंट है ये, तो जो मिड पॉइंट होगा वो -2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। तो x का वैल्यू होगा -2 प्लस 4। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर ये y हमारा मिड पॉइंट है, तो y का जो मिड पॉइंट क्या होगा? y1 प्लस 1, है ना। तो y1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये y का वैल्यू दिया हुआ 1, ये 2 इधर हो गया, ये इधर आ गया, यानी y1 का वैल्यू क्या आ गया? 1, यानी x1 आ गया -2, y1 आ गया हमारे पास क्या? -2, यानी कि x1 y1 आ गया हमारे पास। जो d था x1 का -1 आ गया, -2 1, जो डी पॉइंट था बच्चों वो आ गया आपके पास -2 और -1। तो हम करके लिख देंगे, हेंस द 4 वर्टेक्स, क्या लिखेंगे बच्चों? हेंस द 4 वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम इज -2, 1। हेंस द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम इज -2, 1। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, काफी इसी तरीके से सॉल्व हो गया, है ना। हम लोग इसको सॉल्व कर दिए मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट से। किसके कॉन्सेप्ट सॉल्व किया? मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट से। अच्छा, जिस बच्चों को चेक करना है वो बच्चे चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? जब चेक करने का अगर मन है तो यहाँ पे -2, 1 पुट करेंगे तो आपके पास चारों वर्टेक्स आ गया। तो चारों वर्टेक्स आ गया तो पैरेललोग्राम कब होता है बच्चों? जब अपोजिट साइड इक्वल होता है। पैरेललोग्राम कब होता है? जब हमारा अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो यहाँ पे वर्टेक्स का वैल्यू रख करके अपोजिट साइड को आप मेजरमेंट कर लीजिए, आपका इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है, क्वेश्चन है आपके पास, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, सॉरी, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस एंड दिस। अच्छा, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें दिया बच्चों, क्या दिया हमें? मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया, है ना। और क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, यानी कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें दे दिया है और पता करने के लिए कह रहा है कि कोऑर्डिनेट क्या निकालना है? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है बच्चों। क्या निकालना है हमें? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अगर हम ट्रायंगल की बात करें पहले, है ना, ट्रायंगल है ना, तो सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान लिया जाए ये x हो गया, x1 y1, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, फिगर ज्यादा ऊपर हो गया था। देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास है a, ये b और ये c। दिया क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। तो मिड पॉइंट दिया बच्चों, तो मिड पॉइंट 1, 2 मानिए, है ना, 0, -1 मानिए, और क्या है 2, -1 मानिए। ये है आपका मिड पॉइंट। ये क्या है बच्चों? आपका मिड पॉइंट। तो ABC ये है, इसको मान लेते हैं EFD मान लेते हैं, है ना। ये आपका क्या हो गया? D। और इसको मान लेते हैं हम लेट सेकंड के लिए x1, y1, ये हो गया x2, y2, और ये हो गया आपका x3, y3। बात आ रही समझ में? हम ट्रायंगल के सभी वर्टेक्स को x1, x2, y1, y2, है ना, x1, y1, x2, y2, x3, y3 से क्या कर दिए? कोऑर्डिनेट कर दिए। और दिया हुआ है क्या है कि EFD, है ना, FED आपका मिड पॉइंट है। FED क्या है बच्चों? मिड पॉइंट है। और कैसे कैसे है? तो D का वैल्यू दिया हुआ है, F का वैल्यू दिया हुआ है और E का वैल्यू दिया हुआ है, मिड पॉइंट का वैल्यू दिया हुआ है। आपको पता करना है कि ABC का वैल्यू क्या है। आपको पता करना है कि ABC का वैल्यू क्या है। हम लिख लेते हैं पहले, है ना। लेट A इज इक्वल टू x1 y1, B इज इक्वल टू x2 y2 और C इज इक्वल टू x3 y3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। तो हमें सबका वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले मिड पॉइंट का है ना कॉन्सेप्ट लगाना बच्चों। चलिए लगाते हैं मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट, है ना। मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, है ना, x3 y3। चलिए, अगर AB की बात करें, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज मिड पॉइंट ऑफ
ए बी का मिड पॉइंट ही है, यानी कि 1 का वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो 1 इक्वल टू होगा, ये कहां से आएगा बच्चों, 1 इसका प्लस इसका सम, यानी 1 इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, है ना, यानी 2 इक्वल टू x1 प्लस x2, ठीक है, एक लाइन ये हो गया। अच्छा, ये 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये 2 कहां से आया होगा, तो ये 2 आया होगा, इसका सम प्लस इसका सम, है ना, मिड पॉइंट हमारा ऐसे निकलता है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू y1 प्लस y2, है ना। मिड पॉइंट आपका निकालने का तरीका आपको आता ही है कि सर अगर मिड पॉइंट निकालना है ना, तो ये अगर मिड पॉइंट है ये एक्स वाई, तो इसका सम और इसका सम, है ना, इसका सम प्लस इसका सम डिवाइड बाई 2, तो आपको 1 दिया हुआ तो 1 कहां से आया होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और ये 2 दिया हुआ तो 2 कहां से आया होगा, y1 प्लस बाई 2 डिवाइड बाई 2। चलिए, तो 2 चीज आ गया यहाँ पे, है ना। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं, सबको इक्वेशन मेंशन कर दो, ये हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, सबको इक्वेशन डाल दो। अब लिखते हैं D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, D हमारा मिड पॉइंट है BC का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो 0 का वैल्यू है वो कहां से आया है, वो x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 से आया है ना, जो 0 आया है x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 से आया, और जो -1 आया है वो आया है बाई 2 प्लस बाई 3 डिवाइड बाई 2 से आया, ये तो 0 हो गया x2 प्लस x3, है ना, और ये हो गया आपका इक्वेशन 3, और ये हो गया आपके पास -2 इक्वल टू बाई 2 प्लस बाई 3, ये हो गया इक्वेशन 4, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी इसे लिख लेते हैं, D हो गया ना। अब F इज द मिड पॉइंट, F इज मिड पॉइंट ऑफ, F किसका मिड पॉइंट बच्चों, AC का, F किसका मिड पॉइंट है, AC का, है ना, तो AC का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 का जो वैल्यू हुआ होगा, 2 का वैल्यू आएगा x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, है ना, और ये -1 का जो वैल्यू आया होगा, -1 का वैल्यू कहां से आया होगा बच्चों, y1 प्लस y3 कहां से आएगा, डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 4 इक्वल टू x1 प्लस x3 और -2 इक्वल टू y1 प्लस y3, ये हो गया इक्वेशन 5, ये हो गया इक्वेशन 6, है ना, सबको हम इक्वेशन पुट कर दिए। तो यहां तक में कोई खास दिक्कत नहीं है बच्चों लोग को, हम सबको इक्वेशन में ले आए, सबको क्या किया बच्चों, इक्वेशन में आए। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अब देखिए बच्चों, अगर हम इसके बाद सॉल्व करें कि सर इक्वेशन 1 प्लस 3 प्लस 4, है ना, इक्वेशन 1 प्लस 3 प्लस 4 अगर करें तो तीनों को अगर हम सम करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस 0 प्लस 4 6, यहाँ पे x1 प्लस x1 2x1, है ना, यानी कि सब चीज 2 आ जाएगा, 2x1 2x2 2x3, देखिए x1 x1 यहाँ है 2x1, x2 x2 यहाँ 2x2, x3 x3 यहाँ 2x3, है ना, सब पीस 2 पीस हो जाएगा, 2 कॉमन लेके इधर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी कि 3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, ये आ गया बच्चों आपका वैल्यू, 3 का वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3 आ गया, 3 हो गया। इसको रहने दे, इसको लिख दिए इक्वेशन नंबर 7, क्या लिख दिए 7। अब ध्यान दो, पुट, एकदम ध्यान देखिएगा, पुट वैल्यू ऑफ 1 इन इक्वेशन 7 में 1 का वैल्यू पुट कीजिए, तो 7 नंबर इक्वेशन क्या ये है, ये एकदम आपका इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया एकदम। 7 नंबर इक्वेशन क्या, 3 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 है, तो 1 का वैल्यू 1 क्या है, 1 है x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या है 2, तो x1 प्लस x2 का वैल्यू 2 पुट कर दें, x3 ये इधर आ गया, 3 माइनस 2 इक्वल टू x3, यानी 1 का वैल्यू क्या आ गया x3, अब क्या निकल गया, x3 का वैल्यू क्या निकल गया बच्चों 1। अब उसी प्रकार तुरंत पुट करेंगे, कहां पे तुरंत पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ 2, पुट वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 7 में 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो 7 क्या है, 3 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना, x2 प्लस x3 प्लस x3 वैल्यू 0, इसका वैल्यू क्या है 0, तो 3 इक्वल टू x1 प्लस 0, यानी कि 3 इक्वल टू x1 आ गया, है ना, x3 1 आ गया, x1 क्या आ गया 3 आ गया। तो उसी तरह से हम डायरेक्ट बना देते हैं कि x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस तरह से x2 का जब वैल्यू पुट करेंगे तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे उसका, तो x1 प्लस x3 4 है ना, तो 4 माइनस 3 का -1 होना चाहिए, सेम तरीके से निकाल लीजिएगा बच्चों। जैसे ये 4 है तो आपके पास क्या था, देखो 3 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, और ये आपका 4, ये आपका 3, तो 4 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना, है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। चलिए, तो आपके पास निकल गया, अच्छा हम 5 नंबर इक्वेशन के इरेज करते हैं, ये तो 4 इक्वल टू क्या था, x1 प्लस x3 है,
तो यहाँ से निकल गया आपका x का वैल्यू निकल गया बच्चों, यहाँ से क्या निकल गया आपका x का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, तो y का वैल्यू निकालने के लिए फिर से सेम कंडीशन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 4 6 अब ऐड करेंगे किसको, 2 + 4 + 6, 2 4 6 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 - 2 हो गया, 2 - 2 तो कैंसिल हो गया, 4 - 2 तो कैंसिल, इसका वैल्यू 0 आ गया। तो अब हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 0 = 2 × y1 2/1 2/2 2/3, 2/1 2/2 2/3, 2 तो इधर आ जाएगा, यानी 0 = y1 + y2 + y3। एक और इक्वेशन आ गया है ना। अब इसे से हम क्या निकालेंगे, y1 + y2 y2 y3 का वैल्यू निकालेंगे। कैसे, इसी प्रकार से जिस तरह से हम x का वैल्यू निकालेंगे उसी तरह से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 8। अब इक्वेशन 8 में वैल्यू पुट करेंगे किसका, दूसरा का, पुट वैल्यू ऑफ t, पुट वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 8 में 2 का वैल्यू पुट कीजिए। तो 8 क्या है आपके पास, 0 + y1 + y2 + y3, 2 क्या है आपके पास, 2 है, y1 + y2 का वैल्यू 4, यानी y3 का वैल्यू -4, y3 निकल गया, x3 निकल गया, y3 निकल गया, है ना। उसके बाद आप पुट कीजिए अगला, पुट द वैल्यू ऑफ 1 4 है ना, 4 इन इक्वेशन 8 में 4 का वैल्यू पुट कीजिए। तो 8 क्या है, फिर से लिखिए 8 का वैल्यू, 0 = y1 + y2 + y3, तो 0 = कितना है ये, -2, तो ये अगर -2 है प्लस y3 है, सॉरी किसका, y2 + y3 है ना, y2 + y3, तो इधर आ जाएगा, तो 2 = y1 हो जाएगा, है ना, यानी y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो उसी तरह से हम y2 का भी वैल्यू निकाल लेंगे, तो y2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, y3 4 y1 4, ये आ जाएगा 2, है ना। तो ना देखो तीनों को सम करो तो आपके पास 0 आ रहा है, क्या रहा बच्चों, तीनों को सम करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपके पास x1 y1 z1 निकल गया। तो अब अगर वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या क्या वैल्यू होगा, ध्यान से देखिए। a था आपका x1 y1, x1 कहाँ निकाले हैं, x1 ये है, x1 y1 था, यानी कि 3 y1 क्या है 2, 3,2, b क्या था x2 y2 था, x2 कहाँ है, x2 है -1, ये भी 2 हो गया, c क्या था x3 y3 था, x3 का वैल्यू है 1 और y3 का वैल्यू है -4। तो ये हो गया आपका बच्चों कोऑर्डिनेट, ये क्या हो गया आपका कोऑर्डिनेट्स। तो क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा समझना था बच्चों, क्वेश्चन इजी था, बस इसमें क्या था, थोड़ा समझना था। अगर आपको ट्रायंगल का मिड पॉइंट दे दिया रहेगा, अगर आपको ट्रायंगल का मिड पॉइंट दे दिया रहेगा और वर्टेक्स निकालना है, तो आप x1 y1 सपोज कीजिए, x2 y2 सपोज कीजिए, x3 y3 सपोज कीजिए, और यहाँ से आप मिड पॉइंट के बारे में जितना जानते हो वहां से काम करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो मिड पॉइंट के बारे में हम क्या जानते थे कि ई द मिड पॉइंट, तो ई द मिड पॉइंट, यहाँ से x1 + x2 का रिलेशन निकला, y1 + y2 का रिलेशन निकला, फिर डी द मिड पॉइंट रिलेशन निकला, इफ द मिड पॉइंट रिलेशन निकला। रिलेशन निकलने के बाद सब इक्वेशन को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। रिलेशन निकलने के बाद सब इक्वेशन को ऐड किए, तो यहाँ से x1 + x2 + x3 का वैल्यू आ गया ना, x1 + x2 + x3 का वैल्यू आ गया। वहां से हम इसको 7 मान लिया, 7 में सबका धीरे धीरे पुट किए, तो x1 भी निकल गया, x2 भी निकल गया, x3 भी निकल गया, फिर सेम टू सेम y के लिए भी वही कंडीशन किए। आइयो, ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसलिए बोले थे ये क्वेश्चन अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको जल्दी से डन कीजिए, तब तक हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, ना। तो 3 का जो स्टेटमेंट रिलेटेड है क्या है कि पॉइंट PQRS डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। अच्छा, A एंड B को PQRS डिवाइड करता है कितने सेगमेंट में, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। A और B लाइन को PQRS 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ PQR, यानी कि PQR का हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सारा करेंगे, इसका फिगर बनाते हैं बच्चों। फिगर क्या कर रहा है, A और B, ये हमारा हो गया A, ये हमारा हो गया B। A हमारे पास है 1,2 और B हमारे पास है 6,7। इसमें PQRS इस तरह से ले लिया बच्चों, है ना। PQRS
5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ए बी क्या कर रहा है बच्चों, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ए बी का कितना पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5। हाँ सही है, तो इसका नाम नेमिंग कर दो पी क्यू आर एस, है ना, पी क्यू आर एस। ए बी को पी क्यू आर एस 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट पी क्यू आर। अच्छा, पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट निकालना है, पी क्यू आर का निकालना, कोऑर्डिनेट निकालना है। एस का नहीं दिया, एस का भी निकाल लेंगे। ऐसे करते पी क्यू आर एंड एस भी लिख लो। क्या निकालना है बच्चों, पी का भी कोऑर्डिनेट निकालना है, क्यू का भी निकालना, आर का भी निकालना, और क्या करना है आपको, एस का भी कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या कीजिएगा, फिगर के अनुसार तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, है ना। फिगर के अनुसार कि सर ए और बी है, पी क्यू आर इसको पी क्यू आर एस 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले अगर आप पी का कोऑर्डिनेट निकालना चाहिए बच्चों, किसका निकालना चाहिए, पी का। तो पॉइंट पी, अगर सिर्फ पॉइंट पी की बात करें, केस 1 है ना, 4 पॉइंट पी, 4 पॉइंट पी की बात करें बच्चों, तो पॉइंट पी हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर पी का फिगर बनाते हैं तो पी का फिगर बनाते हैं तो पी तो हमारे पास ये है ना, ये हमारे पास क्या A12, ये क्या हमारे पास B 6 7 से पी की बात करें तो पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये आपका बी है ना। पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ समझना, रेशियो आपको सबसे पहले निकालना होगा, क्योंकि जब तक आप रेशियो नहीं निकालते हैं आप उसका पॉइंट नहीं निकाल पाइएगा। तो पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे पार्ट 1 है और इधर कितना है, ये 1 2 3 4, ये 4 पार्ट, ये 1 पार्ट है कि नहीं, ये 4 पार्ट हो गए, ये 1 पार्ट हो गया। तो लिख सकते हैं कि सर पॉइंट पी डिवाइड ए बी इन 1:4, पॉइंट पी डिवाइड ए बी इन 1:4। कैसे कहें बच्चों, कैसे कहें, यहाँ देखिए ए और बी टोटल 5 पार्ट है ना, ए और बी के बीच में कितना पार्ट है बच्चों, टोटल 5 पार्ट है, पी क्यू आर एस। तो सिर्फ पॉइंट पी की बात किया जाए तो पॉइंट पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो पॉइंट पी ए बी को 1:4 में डिवाइड करता है। कैसे, क्योंकि हमारे पास सर 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, 4 पार्ट ये 1 पार्ट ये, तो 1:4 हुआ ना, क्या हो गया बच्चों, 1:4 हो गया। तो अब आपको पता चल गया कि पी ए बी को 1:4 में डिवाइड करता है, तो पी का कोऑर्डिनेट नहीं निकल जाएगा, पी का कोऑर्डिनेट लेट एक्स वाई मान लेते हैं, है ना। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले तो हमारा x1 1 y1, तो ये नहीं लिखते हैं, सबसे पहले x1 y1 x2 y2 m n। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, mx2 nx1 m प्लस n, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, m/2 n/1 m प्लस n। तो इसका अगर हम वैल्यू निकालेंगे पॉइंट P का, तो m क्या है हमारे पास बच्चों, m1, x2 क्या है 6, तो 1 × 6। अब ऐसे भी आप यहाँ से डायरेक्ट देखना चाहेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट देखना चाहें तो देखिए, तो हमारे पास क्या होगा m × x2, तो 1 × 6 प्लस n × x1 4 × 1 है ना, क्या हो गया बच्चों यहाँ पे 4 × 1। उसके बाद हमारे पास हो गया m प्लस n हमारे पास क्या होगा 1 + 4। तो आपके पास आ गया 6 + 4 डिवाइड बाई 5, यानी x का वैल्यू 2। क्या है बच्चों, x का वैल्यू 2। चलिए y का वैल्यू साथ साथ निकालते हैं। तो अगर हम y के लिए बात करें तो y का बात करते हैं तो y के लिए हमारा क्या है mx2, m1 है, x2 क्या है 7, 1 × 7 प्लस n4 है, y1 क्या है 2, है ना। तो ये हो गया और डिवाइड बाई m प्लस n, तो 1 + 4 7 + 8 5, है ना। तो हो गया 15/5। तो y का वैल्यू क्या हो गया 3, यानी x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, यानी p जो हमारे पास हो गया x, y = 2,3। जो p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों 2,3। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या था, मेन पॉइंट था आपको रेशियो फाइंड आउट करना। मेन पॉइंट क्या था बच्चों, आपको रेशियो फाइंड आउट करना, तो रेशियो फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए p का कोऑर्डिनेट तो पता चल गया, अब हम लोग q का कोऑर्डिनेट पता करेंगे। किसका कोऑर्डिनेट पता करेंगे बच्चों, q का। तो q का पता करेंगे बच्चों, फिर से यहीं पे ध्यान दो, फिगर पे ही ध्यान दो फिर से। अगर हम सेकेंड केस लेते हैं तो चूंकि बोर्ड छोटा है तो सारा का सारा तो नहीं हम बना पाएंगे, ये p था और ये क्या है q है। तो q ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चों, ध्यान देखिए, q ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कह सकते हैं सर 2 पार्ट इधर 3 पार्ट इधर, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। देखो q है ना, तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना पार्ट हो जाएगा 2 पार्ट, और यहाँ से आपका यहाँ तक कितना हो जाएगा 3 पार्ट, 2:3। तो q डिवाइड कर रहा है, q
Q डिवाइड ए बी इन 2/3, Q डिवाइड ए बी इन 2/3। अब बताइए आपके पास ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बच्चों, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और Q डिवाइड कर रहा है 2/3। तो क्या ये फॉर्मूला से, है ना, सेक्शन फॉर्मूला से आप Q का पॉइंट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? इधर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। उसके बाद अगर हम R की तरफ बढ़े तो R हमारा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? पॉइंट R। अब डायरेक्ट फिगर देख के बताओ ना, पॉइंट R तो सर 3 पार्ट 2 पार्ट, तो ये 3/2, यानी कि हमारे पास अगर रेशियो निकल गया और A और B का वैल्यू दिया हुआ है तो पॉइंट तो हम निकाल ही लेंगे। सिर्फ कैलकुलेशन करना बच्चों, क्वेश्चन लंबा जरूर है लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। अच्छा 3 के लिए हो गया R/2, S के लिए क्या हो जाएगा आपके पास बच्चों? इसीलिए शायद एस ने दिया था ना कि क्वेश्चन लंबा हो जाए बहुत ज्यादा, इसके लिए 4/1 है ना, इसके लिए आपका क्या हो जाएगा बच्चों? 4/1, क्योंकि हमारे पास कितना पार्ट हो गया? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और ये 1 पार्ट, तो इसके लिए 4/1 और ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो फिर से सेक्शन फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, हर बार इसको निकाल लेंगे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत क्लियर है, आई थिंक ये क्वेश्चन क्या है, बहुत क्लियर है, कुछ खास इसमें नहीं था। 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 5 पॉइंट 4 पॉइंट का नाम पूछ रहा था, तो हम उसका सिर्फ पता किए रेशियो की सर किस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा वो, और ए और बी पॉइंट पता था तो हमें सारा पॉइंट्स आसानी से निकल गया। क्लियर बच्चों कॉन्सेप्ट? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन भी काफी इजी है लेकिन कॉन्सेप्ट आपका पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ना, समझना आपको क्या है, पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो क्वेश्चन क्या है, तो वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी ABC, यानी ट्राइंगल एबीसी का वर्टेक्स आपको मेंशन किया हुआ है ना। A line is drawn to intersect side AB। अच्छा एक लाइन ड्रॉ किया गया जो AB को इंटरसेक्ट करता है एंड AC को इंटरसेक्ट करता है एट P एंड Q। अच्छी बात है। Such that AP upon AB is equal to AQ upon AC is equal to 3/4। Find the length of the line segment PQ। तो PQ का क्या करना है बच्चों, हमें लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे बच्चों, फिगर ड्रॉ करेंगे, है ना। तो अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करते तो ABC आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है, और बड़ा कर लेते थोड़ा सा बड़ा, है ना। ये हो गया ABC। ABC आपके पास क्या है, ट्राइंगल है, A का वैल्यू है 5.5, सॉरी कोऑर्डिनेट है ना 15 और ये क्या है 91। अब क्या है, ए लाइन ड्रॉ किया गया इंटरसेक्ट AB एंड AC को P एंड Q पे, तो AB एंड AC को P एंड Q पे इंटरसेक्ट किया गया। चलिए ठीक है। अब क्या है, AP अपॉन AB क्या दिया हुआ बच्चों, ध्यान से देखिएगा एकदम, AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/4 है और AQ अपॉन AC भी आपका 3/4 है। AP अपॉन AB भी आपका क्या है बच्चों 3/4 है और AQ अपॉन AC भी आपका क्या है बच्चों 3/4 है। तो आपको निकालना है P और Q का डिस्टेंस, है ना, आपको निकालना है P और Q का डिस्टेंस। तो P का डिस्टेंस, PQ का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको P और Q का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए बच्चों। P और Q का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको P और Q का क्या पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो जब तक कोऑर्डिनेट नहीं पता होगा आप फाइंड आउट नहीं कर पाइएगा। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो अगर देखा जाए यहाँ देखिएगा ये 3/4 है। 3/4 करने का मतलब क्या, AP आपके पास 3 है और ये पूरा आपका 4 है। ध्यान देखिए AP 3 और AB पूरा क्या है 4, तो ये आपके पास क्या होगा 1 पार्ट होगा ना। यहाँ पे एक चीज हम ध्यान रखिए बच्चों, हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि इसका ये 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर यूनिट है, हम 3 पार्ट कर रहे हैं, 3 पार्ट एक तो एक पार्ट ये 3/4 कहने का मतलब ये हरगिज नहीं होता है कि आपका 3 सेंटीमीटर हो गया या 4 सेंटीमीटर। ये हमारा रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो सबसे हमारा क्या लेता है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में लिखा जाता है। रेशियो आपके पास क्या है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में लिखा जाता है। तो ये AP का मतलब हमारे पास ये नहीं कि 3 मीटर है या 3 सेंटीमीटर है या फिर AB का वैल्यू 4 है, नहीं, आपके पास ये भी हो सकता है ना, आपके पास हो जाता है 9/3 का लेते 12/16 भी हो सकता है। देखिए इसका भी रेशियो 3/4 होगा, इसका भी रेशियो 3/4। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये 3 पार्ट है, ये एक पार्ट है ना, ये 3 पार्ट है और ये एक पार्ट है, तब नहीं ये 3/4 पार्ट हो गए टोटल, 3 पार्ट ये, एक पार्ट ये। उसी तरह से आपका भी AQ ये 3 है और इसे आपका क्या है 4 पार्ट है, तो ये एक पार्ट होगा, तब नहीं 3 पार्ट एक पार्ट, ये टोटल 4 पार्ट हो गया। तो ये निकल गया बच्चों आपका रेशियो, ये आपका क्या निकल गया, ये आपका फाइंड आउट हो गया रेशियो। या तो आप इस तरह से डायरेक्ट बता सकते हैं और नहीं तो अगर आपको कहेगा सर ये पार्ट वाला सिस्टम हमको समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे से कुछ बताइए कि P AB को किस रेशियो में डिवाइड करना है, तो आपको पता करना है AP अपॉन PB।
तो आप इस तरह से भी पता कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है, AP अपॉन AB क्या लिखा हुआ है, AP अपॉन AB 3/4 लिखा हुआ है ना। एक्सटेंड के लिए ऊपर कर दिए थोड़ा सा, मतलब अलग रेसिप्रोकल कर दिए, कर सकते हैं ना। आप दोनों को 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, तो AP -1 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो AB - AP डिवाइड बाई AP 3। तो ये सब्ट्रैक्ट होकर आपके पास क्या आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होकर आपके पास आ जाएगा AP में से AB क्या, देखो ध्यान से, पूरे AB में से AP चला गया तो BP बचेगा ना, यहाँ पे बचेगा आपका BP, और नीचे AP ही रह गया, और ये 1/3 हो गया। यानी देखो BP अपॉन AP 1:3, BP अपॉन AP 1:3। तो आप चाहे जैसे पता कर सकते हैं, दिस इज योर चॉइस है ना। हम तो सिर्फ यहाँ से आपको रेशियो पता करके बता रहे हैं, क्योंकि जैसे रेशियो पता चल जाएगा ना बच्चों, तो हम P का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं ना आसानी से। रेशियो अगर पता चल गया तो P का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, फिर इधर से रेशियो पता चल गया तो Q का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट पता चल गया, उसके बाद डिस्टेंस तो निकालना आम बात है नहीं। तो चलिए अब हमारे पास कोऑर्डिनेट पता है, यानी P डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड AB in 3/1, also Q divide AC in 3/1। तो चलिए सबसे पहले P निकाल लेते हैं। तो अगर P का बात करें तो x1 हो गया, y1 हो गया, चौक अच्छा नहीं चल रहा है ना, x1 y1 मिल गया। उसके बाद x2 y2 भी 5 हो गया, x2 भी 5, y2 भी 5, चौक चौक चौक। यहाँ पे x2 बच्चों ध्यान से दम, ये ठीक है। अच्छा mn कितना है, m का वैल्यू 3, n का वैल्यू 1 है ना, m का वैल्यू 3, n का वैल्यू 1। तो हमारे पास x क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ x बच्चों, है ना। फॉर्मूला लिख लेते हैं, mx2 nx1 है ना, m प्लस n, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। और y का क्या हो जाएगा बच्चों आपको, y यहीं पे लिख लेते हैं, y m/2 n/1 m प्लस n, है ना, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस 1। अब y का वैल्यू क्या हो जाएगा, m/2 प्लस n/1 डिवाइड बाई m प्लस n, है ना। ठीक था, 3 प्लस 5 ये 4 2, y का निकालते हैं, जब ध्यान से देखो y का हो गया m 3 15 प्लस 5, y का वैल्यू 5, यानी 2,5 आया P। अब जल्दी से Q निकालो, Q आ जाएगा आपके पास, Q के लिए हमारे पास 3 में से 1 ही है, तो x1 आपके पास क्या है, x1 क्या हम डायरेक्ट क्यों निकालते हैं बच्चों, समझिएगा, है ना। Q का वैल्यू हम डायरेक्ट निकालते थे, क्या होगा 3 × 9 27 और प्लस 1 × 5 5 डिवाइड बाई 4, और y का वैल्यू हो जाएगा 3 × 1 3 और 1 × 5 32/4। तो यहां से हो जाएगा 8 2। तो Q का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 8,2। वहां पे आप लिख लीजिएगा x1 x2 लिख लीजिएगा, m और y2 m1 और y1 लिख लीजिए, m और n का भी वैल्यू आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। अब हम डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं, P और Q का डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस ऑफ PQ क्या हो जाएगा, सो PQ आपके पास हो जाएगा, P क्या है बच्चों, P है 2 में से 8 गया होल स्क्वायर, फिर है 2, फिर 2 में से 5 गया, 2 - 8 5 - 2, हाँ कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी सब्ट्रैक्ट करो। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 45 3/5 यूनिट। 3/5 क्या होगा बच्चों, यूनिट, यानी कि आपके पास जो डिस्टेंस आ गया वो आपके पास आ गया 3/5 यूनिट। कितना डिस्टेंस आया बच्चों, 3/5 यूनिट। इसमें आपको मेन काम क्या था, मेन काम आपको करना था कि निकालना था ये P और Q पॉइंट निकालना था। क्या निकालना था बच्चों, P और Q पॉइंट निकालना था। P और Q पॉइंट कैसे निकाले, तो ये हमारा रेशियो दिया हुआ था बस। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं ना। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जो भी होमवर्क दिया हुआ है जल्दी से उसको कंप्लीट करके इसको सेंड कर दीजिए।